हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द सीरीज जो हमने शुरू करी हुई है कि कॉमन सिली मिस्टेक्स स्टूडेंट्स डू इन द फिजिक्स। तो वो सिली मिस्टेक्स को हम थोड़ा देखते हैं, फोकस करते हैं कि इस क्वेश्चन के थ्रू वो सिली मिस्टेक आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो वो आज सही हो जाएगी, फिर आगे नहीं होगी, फिर कोई और पॉइंट देखा जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे हम लोग एक ऐसे वीडियो डालते रहेंगे और आप उसको देखते रहेंगे तो आपका थोड़ा बहुत धीरे 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 बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल टाइप का आ जाएगा कि आपसे गलतियां नहीं होंगी जो अक्सर एग्जाम में हो जाती हैं, आइदर अंडर प्रेशर हो जाती हैं टाइम के प्रेशर की वजह से, या कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि हमें ये बात पता ही नहीं थी, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फॉर वेक्टर्स ए एंड बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी सी जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है। वेरी गुड। साथ ही साथ बोला गया कि सी और ए आर इक्वल, यानी सी और ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल, सी और ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ऑल्सो वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, जो सी है वो ए के परपेंडिकुलर भी है, जो रिजल्टेंट है वो उनमें से ए और बी में से एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो एकदम सिंपल सपाट सा डाटा है और बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन π/3, π/4, 3/4 या नन। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो ए और बी इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब ए और बी का सेंस सेम है और सी का सेंस उसका अपोजिट है। और इस सेंस की क्या बात होती है, ये बात हमने पार्ट 1 में आपको बताई थी कि वेक्टर का डायरेक्शन, वेक्टर सेंस एंड पाथ, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं। सुनने में एक जैसी लग सकती हैं कि सेम पाथ पे हैं, कि सेम डायरेक्शन में है, कि सेम सेंस में। इसका क्या मतलब होता है आप पार्ट 1 में जाकर के, इसी सीरीज के पार्ट 1 में जाकर आप देख सकते हैं। उसी के आगे हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, ये मानते हुए कि आपको सेंस का मीनिंग क्लियर है। तो ए और बी का सम अगर सी के बराबर है तो इसका मतलब ए और बी का सेंस सेम है और बी का सेंस उसके अपोजिट है। तो देखो, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हमने सेम सेंस बनाया। जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे करते जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज दिखाई पड़ेंगे। अब आपको मालूम है कि सी जो ए के परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है सी को हम ऐसे बनाएंगे, करेक्ट। अब अगर सी परपेंडिकुलर है क्योंकि गिवन है, तो इस तरह से ट्राइंगल तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा। देखो बी का सेंस ये था, तो ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो चीज फिक्स है और ए और बी का सम सी के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए आपको इसको ऐसे जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें ट्राइंगल का फॉर्म समझ में आ गया। तो एरो बी का कितना बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। सर एरो आप नीचे ही बना सकते थे, नहीं नीचे नहीं बना सकते थे क्योंकि सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी। और इसमें हमने बात सीखी थी कि जिन दो वेक्टर्स का सेंस सेम होता है उनका सम कर दोगे तो रिजल्टेंट के बराबर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल इधर दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा होता बी सी और ये लिखा होता ए, तो अब क्या लिखेंगे, बी और सी का सेंस सेम है और ए का अपोजिट, तो क्या बोलेंगे, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए कह देंगे। मान लीजिए ऐसा होता सी ए और ये बी, तो क्या दिख रहा है, सी और ए का सेंस सेम है और बी का अपोजिट है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सी प्लस ए। मान लीजिए सर तीनों का सेंस सेम होता, ऐसा होता सी बी ए, तीनों का सेंस सेम होता, तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं यहां पे रिजल्टेंट जीरो। आई होप आपको ये सारी बातें पिछले वीडियो में उन्होंने बताई थी क्लियर होंगी कि हाउ टू राइट, हाउ टू डिस्टिंग्विश कि किसका रिजल्टेंट कौन है। जिन दो का सेंस सेम उनका सम कर दो, तीसरे के बराबर इक्वेट कर दो। दिस इज द वे यू हैव टू राइट ट्राइंगल ऑफ वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्म, ऐसे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो रिकैप कर दिया। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, ये क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर सी इज ए प्लस बी, तो सी इज ए प्लस बी हमने लिख दिया। और इससे पता चला कि इसका और इसका सेंस सेम है, सेंस का मतलब बता चुके हैं। तो ए और बी का सेंस सेम है और सी का इसका अपोजिट है। साथ ही साथ सी ए के परपेंडिकुलर, वो भी हमने नोट कर दिया। अब दूसरा डाटा क्या गिवन है बच्चों, दूसरा डाटा ये गिवन है कि जो सी और ए का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, यानी सी और ए का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अब समझो यहां पे हमें
ये पता होना चाहिए, ये हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कोई हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का ये एंगल कुछ भी हो सकता है, सपोज करो ये थीटा है, सपोज करें ये एंगल थीटा है, तो हमें बात पता है कि जब साइड बराबर होती हैं तो ये बेस एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, लेट इट बी एक्स। हमेशा ऐसा होगा कि अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये जो बेस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। और हमें मालूम है कि अगर इन तीनों एंगल का सम कर दें बच्चों, x प्लस एक्स, तो क्या होगा 2x प्लस थीटा। इन तीनों का x प्लस एक्स 2x और थीटा का सम क्या आएगा, ये सम आएगा 180 डिग्री। तो 2x क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा 180 माइनस थीटा, तो व्हाट इज x, तो x आ जाएगा 180 माइनस थीटा बाय 2। इसको एज अ फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइंगल है, साइड बराबर है और ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री, बहुत सिंपल। तो अगर ये साइड बराबर है 60, तो जाहिर सी बात है टोटल एंगल कितना होता है 180। तो बचा कितना 60, ये है तो बचा कितना 120, और 120 का बराबर करना तो ये भी क्या हो जाएगा 60 60। इसको ऐसे लॉजिकली सॉल्व कर लेते हैं, या इस फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 120 माइनस थीटा कितना दिया गया था 60 डिवाइडेड बाय 2। तो 180 माइनस 60 कितना हुआ बच्चों 120 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 60 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर ये एंगल दिया जाता 90 डिग्री, अगर ये एंगल दिया जाता 90 डिग्री, तो आप क्या कहते हैं x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी बचता 90 बाय 2, यानी कितना हो जाता 45 डिग्री, एंड सो ऑन। यानी कि इसको एज अ फॉर्मूला आप चाहें तो याद कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज कराई जा रही है कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वही डायग्राम ऐसे करके देखेंगे तो बच्चों ये साइड इक्वल है तो बेस एंगल क्या होगा इक्वल। जैसा भी हमने देखा कि अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल क्या होगा 45, ये एंगल क्या होगा 45। तो यानी ये एंगल, ये वाला एंगल यहां से यहां तो जो दिख रहा है थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों 45 डिग्री। 45 डिग्री को अगर हम रेडियन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ जाएगा पाई बाय 4, ये एंगल आ जाएगा पाई बाय 4। तो हमें ये एंगल दिखाई पड़ता है किसके बीच में, ए और बी के बीच में। ये एंगल कहां दिख रहा है, ए और बी के बीच में, कितना आ रहा है पाई बाय 4। इस पाई बाय 4 को हम देखेंगे हमारे ऑप्शन में कहां पर है, तो हमें दिखाई पड़ा कि ऑप्शन तो बी है और हमने इसको टिक कर दिया। जैसे हमने टिक किया हमें लगा हमारा आंसर सही है, हमें मिल जाएगा -1, क्योंकि सही जवाब इसका होगा 3 पाई बाय 4। तो तुमको सर मैंने तो सब सही किया, देखिए ए और बी के बीच का एंगल थीटा ही तो पूछा गया था, ये दोनों साइड बराबर थे, उसके हिसाब से एंगल 45 डिग्री पाई बाय 4 आना चाहिए, मेरा आंसर तो मेरे हिसाब से सही है। पर ये गलत क्यों हो गया, तो यहीं पे बात आती है कि सिली मिस्टेक, किस छोटी सी बात को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्या हमारा नेग्लिजेंस रहा या क्या हमारी लैक ऑफ नॉलेज थी। और देखते हैं वो जो इसका आंसर पाई बाय 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें एक बहुत छोटी सी बात पता होनी बहुत जरूरी है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जिसको हम कहते हैं कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये बात याद रखना, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं पढ़ाई जाती है, किताबों में बहुत ज्यादा हाईलाइट करके नहीं, टीचर्स भी थोड़ा कैजुअल बताते हैं, कुछ लोग बताते हैं डिटेल में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जब आपको नापना होता है बच्चों, तो आप कैसे नापते हो, हर वेक्टर में दो चीज होती हैं, एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं आप टेल, एक होता है एंड में से आप हेड कहते हो, या इसी को आप टिप भी कह देते हो, और इसको कहते हो टेल, जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है। तो टेल से टिप की जितनी ज्यादा लंबाई होती है वेक्टर मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होता है, टेल से टिप की लंबाई जितनी कम होती है वेक्टर मैग्नीट्यूड उतना ही कम होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक वेक्टर का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे नापे जाते हैं बच्चों, तो याद रखो एंगल नापे जाते हैं अगर आपने दो वेक्टर्स को बाय देयर टेल टू टेल जोड़ा हुआ है, जैसे वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके टेल से टेल जोड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। या अगर आपने दो वेक्टर्स को उनकी टिप टू टिप जोड़ा हुआ है, तो इसे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई ये एंगल 60 डिग्री है, जाहिर सी बात है एंगल 120 डिग्री है,
ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। तो अब आप ए और बी के बीच के एंगल को किसको लेंगे, 60 को या 120 को? तो कह देंगे सर कि ए और बी को अगर देखेंगे तो टेल टू टेल जुड़ी हुई है, तो इसको हम थीटा बोलेंगे। दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और एग्जांपल देखते हैं कब इसको हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहते हैं। सपोज करिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, और ये 120 डिग्री लिखा हुआ है। अब इन दोनों में से किस एंगल को आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहेंगे? तो हम कह देंगे कि सर देखिए ए की यहाँ पे टिप जुड़ी हुई है, बी की यहाँ टेल जुड़ी हुई है। टिप टू टेल को एंगल नहीं कहते हैं, किसे कहते हैं? टेल टू टेल या टिप टू टिप। तो अगर इसको हम थोड़ा एक्सटेंड करें, ए को थोड़ा आगे बढ़ा दें, तो ए को आगे बढ़ाएंगे तो हमें मालूम है वेक्टर को उसी के पैरेलल खिसका दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे एक्सटेंड करने पे ए और बी की टेल से टेल जुड़ गई, तो इसको कहेंगे अब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नाउ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री, नॉट 120 डिग्री। ठीक, एक छोटा सा और थोड़े छोटे ट्यूटोरियल्स देते जा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री है, ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है। अब हम किसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलेंगे, 60 या 120? तो अगर आपने जवाब दिया 60 डिग्री तो अब आपका जवाब सही हो गया। क्यों? क्योंकि देखें कि यहाँ पे टेल और टिप को जोड़ने से एंगल 120 बन रहा है, पर इसको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं कहेंगे। हम ए को फिर यहाँ थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, तो ए को जब एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो बच्चों ये 60, तो ये भी कितना है 60 डिग्री। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हमें मिल गया 60 डिग्री। अब 120 इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों से हमें पता चला कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अगर कोई पूछता है तो या तो एंगल उनकी टिप से टिप जोड़ने पे लेना होगा, या उनकी टेल से टेल जुड़ी होंगी, तब उस एंगल को कहेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हम जहां पे थे। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि भाई अगर ये 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है 45 डिग्री है, और ये भी 45 डिग्री, यानी π/4 और π/4 है। पर अब कितनी छोटी सी बात है जिसको आप कह सकते हैं कि सिली मिस्टेक ना हो जाए कि ये देखो इस वेक्टर की क्या है टिप, और ये वेक्टर की क्या है टेल। तो टिप और टेल के बीच के एंगल को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं कहते हैं। तो ए को हम आगे एक्सटेंड करें, थोड़ा आगे ले जाएं, ये रहा हमारा वेक्टर ए। अब देखें यहां से यहां तक पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 को कहते हैं रेडियन में पाई, और आपने निकाला अभी कितना π/4। ये कितना निकाला π/4। तो आप बोलेंगे ए और बी के बीच में एंगल जो है, ए और बी के बीच में जो एंगल वो इतना है, क्योंकि ए की यहाँ पे क्या है टेल और बी की क्या है यहाँ टेल। तो टेल से टेल जोड़ने में जो एंगल बचा उसे कहते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो टोटल द पाई में से π/4 आपने किया माइनस, तो आपका आंसर आया 3π/4। यानी ए और बी के बीच में इस क्वेश्चन के हिसाब से बच्चों आंसर क्या आ जाएगा 3π/4, ना कि π/4। तो आपने जल्दबाजी में अगर टिक करा तो आपको मिलेगा -1। आई थिंक ये बात एकदम क्लियर, नहीं छोटी सी बात थी। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज टेकन फ्रॉम देयर टेल टू टेल और फ्रॉम देयर टिप टू टिप। सो अकॉर्डिंग टू दैट आंसर इज नॉट π/4, इट इज 3π/4। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में किसी और छोटी सी बात को बताने के लिए, जिसको आप एग्जाम में क्या कह के छोड़ देते हैं कि सिली मिस्टेक हो गई थी। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह की कोई सिली मिस्टेक इस 2026 वाले एग्जाम में ना होने पाए। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।